नमस्कार। चलिए आज की चर्चा की शुरुआत न एक बहुत ही जाने पहचाने एक डिजिटल अनुभव से करते हैं। हम सब ने ये महसूस किया है, देर रात फोन स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक एक ऐसा ऑफर दिखता है जो मतलब इतना अच्छा कि यकीन ही नहीं होता। हाँ, लगता है कि बस आज तो जैकपॉट लग गया। बिल्कुल, एक पल के लिए लगता है कि शायद किस्मत बदलने वाली है, लेकिन दूसरे ही पल दिमाग की एक आवाज कहती है, अरे ये तो धोखा लग रहा है। और ज्यादातर समय वो दिमाग की आवाज वो सही होती है, लेकिन कभी-कभी कुछ ही घंटों के अंदर वही शक करने वाला दिमाग एक ऐसा फैसला ले लेता है जिसे वो सुबह होते ही समझ नहीं पाता। बिल्कुल, और आज हम इसी के पीछे की जो तकनीक है उसे समझने वाले हैं। ये एक तरह की हैकिंग है, लेकिन ये आपके कंप्यूटर या फोन की नहीं, ये दिमाग की हैकिंग है। हाँ, आपके दिमाग की, आपकी भावनाओं की हैकिंग है। इसे समझने के लिए हमारे पास आर्यन नाम के एक लड़के की कहानी है जो एक रात ऐसे ही एक ऑफर का शिकार हो जाता है। हमारा मकसद इस कहानी के जरिए ये समझना है कि कैसे कंफ्यूजन, अर्जेंसी और सोशल प्रेशर का एक कॉकटेल तैयार किया जाता है जो किसी के भी तर्क को हाईजैक कर सकता है। वैसे इमोशनल हैकिंग कहना बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई कोड या वायरस इस्तेमाल नहीं होता। इसमें हमारी उम्मीदों, हमारे डर और हमारे भरोसे को ही हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। सही कहा। और आर्यन की कहानी वो इसका एक परफेक्ट केस स्टडी है। तो चलिए इस कहानी को खोलकर देखते हैं। आर्यन की कहानी रात 10 बजे शुरू होती है। वो आराम से अपना इंस्टाग्राम देख रहा है और तभी उसकी नजरों के सामने एक ऐसा ऑफर आता है जो उसकी जिंदगी बदलने का दावा करता है। तो उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? वही जो किसी भी समझदार इंसान की होगी, शक। बिल्कुल, उसे तुरंत लगा होगा कि ये एक क्लासिक ऑनलाइन स्कैम है, एक धोखा है। हाँ, ये हमारी पहली और सबसे जरूरी रक्षा प्रणाली है, तर्क और संदेह। दिमाग पैटर्न पहचानता है और कहता है, रुको, ये पहले भी देखा है, ये सुरक्षित नहीं है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने उस रील को स्वाइप कर दिया, पर अगले ही रील में उसे फिर वही ऑफर दिखा और फिर उसके बाद वाली रील में भी। अच्छा? अचानक से जो चीज एक मामूली विज्ञापन लग रही थी वो अब हर जगह दिखने लगी थी। ये थोड़ा अजीब है। नहीं, ये अजीब नहीं है, बल्कि ये तो डिजाइन का पहला हिस्सा है। ये कोई संयोग नहीं है। मतलब? जब कोई चीज आपको बार बार दिखती है तो दिमाग उसे नजरअंदाज करना बंद कर देता है। इसे हम रेपिटेशन या दोहराव का सिद्धांत कहते हैं। अच्छा। और ये मनोवैज्ञानिक असर का पहला चरण है। हमारा दिमाग थोड़ा आलसी है, उसे जानी पहचानी चीजों पर भरोसा करना आसान लगता है। बार बार कोई संदेश देखकर हमारा शक धीरे धीरे कम होने लगता है और एक झूठी पहचान बनने लगती है। मतलब अगर कोई झूठ 100 बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। ये कुछ वैसा ही है। हाँ, काफी हद तक। लेकिन यहाँ खेल और भी गहरा है। ये सिर्फ इंस्टाग्राम तक ही सीमित नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्यन ने सोचा कि शायद ये कोई स्कैम होगा, तो उसने ऐप बदल दिया। वो स्नैपचैट खोलता है और वहां भी वही विज्ञापन। हाँ, और फिर वो यूट्यूब पर जाता है और वहां कुछ इन्फ्लुएंसर्स उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये वाकई चिंता की बात है। एक ही विज्ञापन हर जगह। हाँ, क्योंकि अब ये सिर्फ रेपिटेशन नहीं रहा है, ये मल्टी प्लेटफॉर्म प्रेजेंस है। इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा होता है। वो कैसे? देखिए, जब कोई चीज सिर्फ एक जगह दिखे तो उसे नजरअंदाज करना आसान है, लेकिन जब वही चीज हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखने लगे तो ये एहसास होता है कि ये कोई मामूली विज्ञापन नहीं है, बल्कि कोई बड़ी घटना है, एक मूवमेंट है जो हर जगह हो रहा है। सही बात है। ये आपके दिमाग की फैक्ट चेकिंग की क्षमता को ही जैम कर देता है, क्योंकि सबूत हर तरफ नजर आ रहा होता है। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है जो इस पूरे खेल की रफ्तार को बढ़ा देता है। हर विज्ञापन में, हर वीडियो में, हर जगह एक बात कॉमन थी। ऑफर हमेशा के लिए बंद होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। एक काउंटडाउन टाइमर चल रहा था। और ये है दूसरा और सबसे शक्तिशाली हथियार, अर्जेंसी, यानी तात्कालिकता का एहसास। सोचने का समय ही नहीं देना। बिल्कुल, यहाँ सोचने का, रिसर्च करने का या किसी से सलाह लेने का समय ही नहीं दिया जा रहा है। एक घड़ी टिक टिक कर रही है और ये डर पैदा किया जा रहा है कि अगर अभी इसी पल फैसला नहीं लिया तो एक सुनहरा मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। निकल जाएगा। लेकिन ये तो मार्केटिंग के बहुत पुरानी ट्रिक है, लिमिटेड टाइम ऑफर।
क्या लोग अब भी इस पर यकीन कर लेते हैं? ये ट्रिक इसलिए काम करती है क्योंकि ये हमारे दिमाग के तर्क वाले हिस्से यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को बाईपास करके सीधे हमारे भावनात्मक हिस्से अमिगडाला पर हमला करती है। अच्छा। ये हमारे अंदर की लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया को जगा देती है। दिमाग को लगता है कि कोई बहुत जरूरी चीज हाथ से निकल रही है और इसे तुरंत पकड़ना है। तर्क कहता है सोचो, लेकिन अर्जेंसी चिल्लाती है अभी करो। और ज्यादातर समय चिल्लाने वाली आवाज जीत जाती है। बिल्कुल। तो एक तरफ बार बार दिखने वाले विज्ञापन एक झूठी सच्चाई बना रहे हैं और दूसरी तरफ समय का दबाव सोचने की क्षमता छीन रहा है। आर्यन अभी इसी उधेड़बुन में था, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही किसी को फैसला लेने पर मजबूर करने के लिए काफी है? क्योंकि शक तो अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर स्कैम करने वाले अपना सबसे बड़ा दांव खेलते हैं। वे इस बाहरी दबाव को अब व्यक्तिगत बनाते हैं। व्यक्तिगत कैसे? अब तक ये सब स्क्रीन पर हो रहा था, अब वे इसे आपकी असल जिंदगी में लेकर आते हैं। मतलब? ठीक इसी समय जब वो इस कश्मकश में था, उसके फोन पर एक मैसेज आता है। ये उसके एक दोस्त का मैसेज था और उस मैसेज में लिखा था, भाई मैंने ये खरीद लिया है, सब अमीर हो रहे हैं। ओ, ये तो गेम चेंजर है। बिल्कुल। एक तो उसका मैसेज, ये है सोशल प्रूफ या सामाजिक प्रमाण का सबसे शक्तिशाली रूप। एक अजनबी के विज्ञापन से कहीं ज्यादा असर एक दोस्त के मैसेज का होता है। जिस इंसान पर हम भरोसा करते हैं, जब वो कहता है कि उसने ये कदम उठा लिया है, तो हमारे मन का शक लगभग खत्म हो जाता है। हाँ, सही बात है। ये उस दबाव को बाहरी दुनिया से खींचकर हमारे व्यक्तिगत दायरे में ले आता है। ये एक तरह का भावनात्मक समर्थन बन जाता है उस फैसले के लिए जो हमारा दिमाग लेने से डर रहा था। और ये सिर्फ दोस्त तक ही सीमित नहीं था ना। जब आर्यन ने उन विज्ञापनों के नीचे कमेंट्स देखे तो वहां भी एक अलग ही माहौल बनाया गया था। हाँ, वहां हजारों कमेंट्स थे और सब के सब पॉजिटिव। लोग लिख रहे थे, जिसको प्रूफ चाहिए मुझे डीएम करो, मुझे मिल गए हैं, या मेरी तो जिंदगी बदल गई। अरे बाप रे। इस बात का भ्रम पैदा करते हैं कि हर कोई ऐसा कर रहा है। इससे तो यही महसूस होगा कि बस आप ही अकेले हैं जो पीछे छूट रहे हैं। और इसी भावना का एक नाम है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो ये सिर्फ एक नया शब्द नहीं है, ये हमारे अंदर का एक बहुत पुराना डर है। हजारों साल पहले अगर हमें हमारे कबीले से बाहर निकाल दिया जाता तो हमारी मौत निश्चित थी। समूह के साथ रहना जिंदा रहने की गारंटी थी। अच्छा। आज भी हमारे दिमाग में वही वायरिंग है। जब हमें लगता है कि पूरा समूह किसी एक दिशा में जा रहा है और हम पीछे छूट रहे हैं, तो हमारे अंदर एक पैनिक बटन दब जाता है। ये फोमो वाली बात तो मुझे भी महसूस होती है, खासकर जब स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो में कोई चीज अचानक बढ़ने लगती है। बिल्कुल। भले ही आपको पता हो कि एक बुलबुला है, लेकिन मन में एक आवाज आती है, कहीं मैं ही तो पीछे नहीं छूट रही। बिल्कुल। और स्कैम करने वाले इसी मानवीय कमजोरी का फायदा उठाते हैं। अब आर्यन की स्थिति देखिए, हर तरफ विज्ञापन, सिर्फ 5 मिनट का समय, दोस्त का मैसेज और हजारों पॉजिटिव कमेंट्स, सोशल प्रूफ, ये सब मिलकर फोमो को उसकी चरम सीमा पर पहुंचा देते हैं। एग्जैक्टली। इस सारे दबाव के बीच आर्यन के मन में क्या चल रहा था? जाहिर है एक जबरदस्त कश्मकश। कहानी में एक दिलचस्प बात लिखी है। उसने कुछ समय पहले क्रिप्टो मार्केट की तेजी के बारे में सुना था, तो वो इस नए ऑफर को अनजाने में ही उससे जोड़ने की कोशिश करता है। हाँ, शायद ये भी वैसे ही कुछ हो। ये दिमाग का एक और खेल है जिसे हम कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। अच्छा। जब हम कोई फैसला लेना चाहते हैं तो हम उन सबूतों को ढूंढते हैं जो हमारे फैसले का समर्थन करें, और उन सबूतों को नजरअंदाज कर देते हैं जो उसके खिलाफ हो। सही। क्रिप्टो की कहानी उसकी लिए 1% उम्मीद की किरण बन गई। अब उसके दिमाग में एक जंग चल रही थी। एक तरफ तर्क कह रहा था ये स्कैम है, लेकिन दूसरी तरफ भावनाएं फोमो से प्रेरित होकर कह रही थीं, अगर ये सच हुआ तो, अगर सब आगे बढ़ गए और मैं यहीं रह गया तो। ये सब सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन क्या वाकई एक समझदार इंसान जिसे शुरू में शक था, सिर्फ एक दोस्त के मैसेज और कुछ कमेंट्स से मान जाएगा? मुझे ये थोड़ा मुश्किल लगता है। ये मुश्किल लगता है क्योंकि हम सोचते हैं कि हम हमेशा तर्क से फैसले लेते हैं। हाँ, लेकिन सच्चाई ये है कि ये तकनीक तर्क को किनारे करने के लिए ही बनाई गई है। ये एक मनोवैज्ञानिक घेराबंदी है। जब आप पर हर तरफ से हमला हो रहा हो, समय का, सामाजिक दबाव का, बार बार दिखते संदेशों का, तो आपका तर्कसंगत दिमाग थक जाता है और हार मान लेता है। और भावनाएं जीत जाती हैं। हाँ, भावनाएं जीत जाती हैं। तो शक होने के बावजूद, न चाहते हुए भी, आर्यन वो ऑफर खरीद लेता है। वो उस 1% उम्मीद पर दांव लगा देता है। उस पल उससे शायद लगा होगा कि उसने बड़ा और साहसी कदम उठाया है,
लेकिन फिर अगली सुबह आती है। अगली सुबह जब नतीजे का समय आता है तो हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। जिस चीज को लेकर इतना शोर था, जो हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर छाई हुई थी, वो अचानक गायब हो जाती है। वेबसाइट बंद, सोशल मीडिया पेज डिलीट, और जिन दोस्तों ने मैसेज किए थे उनके फोन भी बंद। सब बंद। जैसा कि अंदेशा था, ये एक स्कैम ही था। लेकिन यहाँ बात सिर्फ पैसे के नुकसान की नहीं थी, वो तो हुआ ही, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक असर हुआ वो उससे कहीं ज्यादा गहरा था। बिल्कुल, उस मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है। उस कुछ घंटों में जब आर्यन ये फैसला ले रहा था, उसने तनाव और कन्फ्यूजन की चरम सीमा देखी। उसका दिमाग और दिल एक जंग लड़ रहे थे। और जब अगली सुबह सच सामने आया तो उस तनाव की जगह शर्म और अफसोस ने ले ली। मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूं? ये सवाल पैसे के नुकसान से ज्यादा तकलीफ देता है। हाँ, ये आपके खुद पर भरोसे को तोड़ देता है। बिल्कुल। कहानी में इसे एक शॉर्टकट बताया गया है, एक ऐसा शॉर्टकट जो इंसान को कुछ समय के लिए उम्मीद तो देता है, लेकिन अंत में उसे मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये फोमो टेक्निक इंसान की एक बहुत ही स्वाभाविक कमजोरी का फायदा उठाती है। जल्दी सफल होने की इच्छा और दूसरों से पीछे रह जाने का डर। हाँ, ये कोई तकनीकी हैकिंग नहीं है, ये भावनात्मक हेरफेर है, जहां आपके डर, आपकी उम्मीदों और आपके भरोसे को हैक किया जाता है। दिमाग की हैकिंग, ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है, क्योंकि हम हमेशा डिजिटल सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, पासवर्ड, एंटीवायरस, लेकिन यहाँ तो हथियार हमारी अपनी भावनाएं हैं। तो क्या इससे बचने का कोई तरीका है, कोई मानसिक फायरवॉल जिसे हम बना सके? हाँ, और इसकी शुरुआत इस पैटर्न को पहचानने से होती है। जब भी आपको ये तीनों चीजें एक साथ दिखें, रेपिटेशन, अर्जेंसी और जबरदस्त सोशल प्रूफ, तो उसे एक अवसर नहीं बल्कि एक रेड फ्लैग समझना चाहिए। रेड फ्लैग। दूसरा, एक नियम बनाएं जिसे मैं 24 घंटे का नियम कहता हूं। 24 घंटे का नियम? हाँ, अगर कोई ऑफर आपको तुरंत फैसला लेने के लिए मजबूर कर रहा है तो जानबूझकर 24 घंटे रुकें। अगर ऑफर असली होगा तो वो 24 घंटे बाद भी रहेगा, और अगर स्कैम है तो ये अर्जेंसी का बिलबुला फट जाएगा और आपको साफ साफ दिखाई देने लगेगा। और शायद सबसे जरूरी, ऑफलाइन जांच। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त कुछ करने को कह रहा है तो उसे फोन करें, उससे बात करें। हाँ, डिजिटल दुनिया के दबाव को असल दुनिया की बातचीत से तोड़ें। बिल्कुल, क्योंकि ये तकनीक इसलिए इतनी प्रभावी है क्योंकि ये हमें एक डिजिटल इको चैम्बर में बंद कर देती है, जहां में बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं देती। उस चैम्बर से बाहर निकलना ही सबसे बड़ा बचाव है। तो आज हमने देखा कि ये डिजिटल जाल कितनी परतों में और कितनी चालाकी से बुना जाता है। पहले बार बार विज्ञापन दिखाकर किसी चीज को सामान्य और महत्वपूर्ण बनाया जाता है। फिर समय की कमी का दबाव बनाकर सोचने समझने की क्षमता को कमजोर किया जाता है, सामाजिक दबाव पैदा करके। ये सारी चीजें मिलकर उस भावना को चरम पर पहुंचा देती हैं जिसे हम फोमो कहते हैं, पीछे छूट जाने का डर। आर्यन की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति जो शुरू में पूरी तरह से शक्की था, उसे भी कुछ ही घंटों में एक गलत फैसले के लिए मजबूर किया जा सकता है। ये दिखाता है कि हम सब कितने संवेदनशील हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये सिर्फ झूठे वादों पर नहीं टिका होता। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक माहौल बनाता है जो इंसान को तर्कसंगत फैसला लेने का मौका ही नहीं देता। सही। असली हैक इंसान की भावनाओं का होता है, उसके सिस्टम का नहीं है। ये हमें ये भी सिखाता है कि जब भी कोई चीज बहुत ज्यादा आकर्षक लगे और उसे तुरंत करने का दबाव हो, तो शायद रुककर सोचने का वही सबसे सही समय होता है। दबाव में लिए गए फैसले अक्सर हमारे नहीं होते, वो उस दबाव के होते हैं। आर्यन की ये कहानी एक वित्तीय घोटाले के बारे में थी, लेकिन ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या? हमारी डिजिटल जिंदगी के और किन हिस्सों में, चाहे वो खबरें हों, सोशल मीडिया के ट्रेंड्स हों या फिर राजनीतिक और सामाजिक विचार, ठीक इसी तरह की अर्जेंसी और बनावटी सामाजिक दबाव का इस्तेमाल हमारी सोच और हमारे फैसलों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। तब भी जब हमारा मन अंदर से कहता है कि शायद कुछ